संसाधन नियोजन की मांग करता है। यानी सतत विकास ये है कि जो जीवन की जो निरंतर गुणवत्ता है वह अच्छी शांति है, उसके लिए क्या हो कि समान वितरण हो, क्योंकि जब तक संसाधनों का समान वितरण नहीं होगा तब तक वैश्विक शांति नहीं होगी। दो मतलब अमीरों और गरीबों में क्या लगा रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा। इसीलिए आप देखेंगे कई सारे देश है जहाँ पे गृह युद्ध होता है, किसी के पास ज़्यादा सत्ता है, संसाधन है, किसी के पास नहीं है। हमारे देश में भी देखते हैं कभी कोई मजदूर या आदिवासी लोग या किसान लोग क्या करते हैं, क्या वो आंदोलन कर देते हैं, क्योंकि कुछ संसाधनों का सही वितरण नहीं है। और अगर ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो जीवन की जो गुणवत्ता है वह बनी नहीं रह पाएगी। कुछ लोगों के पास होगा लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या वो उसको जीवन की जो गुणवत्ता यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सब उनको सही मुहैया नहीं हो पाएगी। यह जीवन के सभी रूपों में अस्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन की मांग करता है। और यही कारण है सतत विकास क्या करता है कि अस्थायी जीवन के सभी रूपों के लिए, मतलब जीवन के सभी रूप मतलब मानव भी हो गया, जल भी हो गया, यानी जलीय जीव हो गए, मानव हो गया, जलीय जीव हो गए, पंछी हो गए, पेड़ हो गए, इन सब के लिए संसाधन नियोजन की मांग करता है। ऐसा नहीं केवल संसाधन का नियोजन की मांग किसके लिए हो, केवल मानव के लिए हो, नहीं, जल के लिए हो। जैसे मान लीजिए हम क्या किए, यमुना नदी है, यमुना नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई। कभी आप जाइए देखेंगे झाग ही झाग है। यह किसने किया? मानव ने किया। और सभी मानव ने नहीं किया, कुछ ही लोगों ने किया। तो उसमें क्या है कि अब जो यमुना नदी में जलीय जीव कैसे रहेंगे, या यमुना जो नदी है उसके आसपास का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह कितना खराब हो गया है। इससे जो वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो जीवन है, चाहे पेड़ पौधे हैं, वह प्रदूषित होते हैं, वह प्रभावित होते हैं। इसलिए ज़रूरी है संसाधन नियोजन हो और इस तरह से प्रयोग हो संसाधनों का कि संसाधन प्रदूषित ना हो, सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व बना रहे। अब सतत आर्थिक विकास क्या है? का अर्थ है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास होना और वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए। यानी कि दो चीज़ें हैं, सतत विकास, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे एग्ज़ाम में जीके के रूप में पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए कि पर्यावरण विकास कैसा हो। सतत आर्थिक विकास का मतलब ऐसा विकास हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, और जो विकास हो उसमें भविष्य की पीढ़ी की जो ज़रूरत है उसके साथ समझौता ना हो, यानी उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए। यानी अगर हम जल का उपयोग कर रहे हैं तो जल इतना प्रदूषित ना कर दें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कत हो। वायु प्रदूषण इतना ना बढ़ा दें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जीवन यहाँ पे रहना दुश्वार हो जाए। ओजोन परत का इतना क्षय ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा रोग फैलने लगे। तो संसाधन पेट्रोलियम का और कोयले का हम इतना उपयोग कर ले कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारा बैलगाड़ी से चलें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर हो, हम भी विकास करें और ये भी ध्यान रखें कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी संसाधन मौजूद रहें। अब आगे चलते हैं, संसाधन नियोजन आवश्यक क्यों है? क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों के लिए नियोजन एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। भारत में आपको पता है असमान वितरण है संसाधनों का, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जैसे लद्दाख को देते हैं कि कुछ क्षेत्र में ज़्यादा संसाधन है, कुछ में कम है। लद्दाख का उदाहरण देते हैं कि वहाँ सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है लेकिन पानी नहीं, बुनियादी ढांचे नहीं है, महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। ऐसे आप देख लेंगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे खनिज ही ज़्यादा है लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी है यहाँ पे, और जो शिक्षा स्वास्थ्य की कमी है, तो ऐसे संसाधन यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे ही असमान हैं। तो जब नियोजन होगा तो जहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ होगी वह दूसरे जगह अप्लाई होगी, जहाँ पे यह चीज़ ज़्यादा होगी वह दूसरे जगह अप्लाई होगी। यानी हर जगह का विकास बराबर होगा और सतत होगा, शांतिपूर्ण लोग रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे और सरकार से रोष नहीं करेंगे। नहीं तो विरोध होता है तो फिर आतंकवाद, बहुत सारी चीज़ें फैलती हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वैश्विक शांति होगी। इसके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर संतुलित नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उनके साथ उपयुक्त तकनीकी विकास और संस्थागत परिवर्तन हो। और संसाधन विकास हम कब करेंगे? जब हमारे पास उपयुक्त तकनीकी हो और संस्थागत परिवर्तन हो। अब देखिए संसाधन नियोजन के चरण क्या क्या हैं। तो चरण क्या है? देश के सभी क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान की सूची करना, पहला चरण ये है। ऐसा नहीं, संसाधन नियोजन क्या होता है? एक सूची बनाए कि कहाँ संसाधन है, कहाँ नहीं है, उनका सर्वेक्षण किया जाए, मानचित्र लिया जाए, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान लगाया जाए कि इस क्षेत्र में यहाँ इतना संसाधन है, इस क्षेत्र में यहाँ इतना संसाधन है, इसके लिए यहाँ मानचित्र बनाया जाए। फिर क्या हो? संसाधन विकास योजनाओं को लागू कर दिया जाए, यानी जो संसाधन यहाँ पे हैं उनका विकास कैसे किया, जो उसके लिए योजना लागू की जाए। तकनीकी हो,
कौशल और संस्थागत ढांचा हो, यानी उसके लिए कंपनी बनाया जाए, सरकारी योजनाएं बनाई जाएं, सरकारों को जो वहाँ पे जो भी संस्थाएं हैं जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी दी जाए, और समग्र राष्ट्रीय विकास योजना के साथ संसाधन विकास योजना का मिलान किया जाए। और इसके बाद ये सब चीज़ें जब हो जाएं तो हम जो राष्ट्र के लिए जो विकास की योजना बना रहे हैं उसको इसके साथ जोड़ दें। तो उसमें क्या होगा, जब राष्ट्र के लिए विकास हम करेंगे तो हम ध्यान देंगे कि कहाँ पे किस संसाधन की उपलब्धता है और कहाँ पे कमी है, तो इस साधन को यहाँ भेजेंगे, इस संसाधन को यहाँ भेजेंगे, तो दोनों में क्या होगा, मेल रहता है। संसाधन संरक्षण क्या है, अतार्किक खपत और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ। अतार्किक खपत और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार सभी स्तरों पर संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। गांधी जी ने कहा था कि हर किसी की ज़रूरत के लिए काफ़ी है या किसी की लालच के लिए नहीं। गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि पृथ्वी यानी जो प्रकृति है हमारी हर ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। उन्होंने सही कहा था। वह बड़े पैमाने पर उत्पादक के खिलाफ थे और इसे लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ में बदलना चाहते थे। वह बड़े पैमाने पर चीज़ों का उत्पादन हो, गांधी जी के खिलाफ थे। वह चाहते थे कि लोग जो है उसका उत्पादन करें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो वो फैक्ट्रियाँ जैसे खूब उत्पादन कर दें और उसको सस्ते दाम पे बेचने लगे, ज़रूरत ना हो उससे ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन हो जाए, इसके खिलाफ थे गांधी जी। और वह मानते थे हमें प्रकृति का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी हो। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं छात्रों। सतत विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, यह लंबे समय में कैसे फायदेमंद। तो आपको पता है सतत विकास क्या करता है, वर्तमान की ज़रूरत और भविष्य की ज़रूरत को भी ध्यान में रखता है। तो जब वर्तमान और भविष्य की ज़रूरत में दोनों में ध्यान रख के विकास किया जाएगा तो लंबे समय के लिए फ़ायदेमंद होगा। शांति बनी रहेगी, जीवन में गुणवत्ता बनी रहेगी, तो वह देश विकास करेगा। इसलिए मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ इसे आप लिख सकें। कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं फिर भी अविकसित हैं, क्या कारण हो सकता है, इसका एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। संसाधन नियोजन इस समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकता है। अब देखिए, कुछ क्षेत्र संसाधन से समृद्ध हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, वहाँ बहुत ज़्यादा संसाधन हैं फिर भी वो अविकसित हैं। यानी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य या जो ढांचागत विकास है वह नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे संसाधनों का नियोजन नहीं हुआ है। जब संसाधनों का नियोजन हो जाएगा तो यहाँ के जो संसाधन हैं उनका सही तरीके से उपयोग होगा और इन संसाधनों को जिन जगहों पर भेजा जाएगा वहाँ से जो उपयुक्त संसाधन है यहाँ पे लाया जाएगा, यहाँ पे ढांचागत विकास होगा। इस संसाधन को जैसे मान लो बेच दिया गया या दिया गया, वहाँ से जो आर्थिक लाभ होगा उसका लाके झारखंड में उपयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे समस्या का हल हो जाएगा। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, ना किसी की लालच के लिए। गांधी जी, इससे क्या मतलब है, क्या आप इसे अपने समझने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरण दे सकते हैं। तो गांधी जी का इससे मतलब यह है कि हमें प्रकृति के उतना ही चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी हो, जितना हमें ज़रूरत हो। लालच में आके बहुत ज़्यादा संसाधनों का दोहन या संरक्षण नहीं करना चाहिए। समझने के लिए इसका वास्तविक उदाहरण ये है, जैसे हमारे जीवन के लिए जितना जल जरूरी, जैसे कि एक इंसान के लिए जल की कितनी ज़रूरत, हमें 12 से 15 लीटर जल की ज़रूरत होती है नहाने के लिए। मान लीजिए 10 लीटर कपड़ा धुलने के लिए, 10 लीटर सुबह शौच के लिए, शाम में शौच के लिए, तो 30 मान लीजिए 45, हम मोटा मोटी हमें 50 लीटर पानी की 5 लीटर 7 लीटर पी रहे हैं, 60 लीटर मान लीजिए हमें जल की ज़रूरत है। लेकिन क्या हम 60 लीटर जल का उपयोग करते हैं? नहीं। आप देखें जिनके पास संसाधन है, कार वाले, वो पाइप लगा के 100 लीटर 200 लीटर पानी से गाड़ी धुल रहे हैं, अपना पक्का मकान धुल रहे हैं, घर धुल रहे हैं, पाइप छोड़ दे रहे हैं, समझे कि नहीं। उसके बाद चले जाते हैं अपनी कंपनी में, वहाँ थोड़ा सा हाथ धुलने के लिए छोटे हाथ धुलते रहेंगे। ये लोग मतलब जहाँ पे एक व्यक्ति के लिए 60 लीटर की ज़रूरत है, वहाँ पे वो 600 लीटर संसाधन का उपयोग कर रहा है। तो गांधी जी इसी के खिलाफ थे। उनका मतलब ये था जितना ज़रूरी है उतना ही उपयोग करें ताकि संसाधन बचा रहे, बाकी लोग उसका उपयोग कर सकें। तो छात्रों, यह वर्कशीट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। गांधी जी की सोच क्या थी, वह ऐसा क्यों सोचते थे, यह समझने में महत्वपूर्ण है। इसे ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।